परछाई एपिसोड 169। अब आगे। उस तेज बारिश में अर्नव की कार शिमला की सुनसान सड़क पर चल रही थी। अर्नव की नज़र सामने सड़क पर थी, लेकिन माया उसी स्माइल के साथ अर्नव को देख रही थी। अर्नव ये बात नोटिस कर रहा था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अर्नव सामने देखते हुए कहता है, बताया आपको कहाँ जाना है, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। माया अर्नव को उसी तरह देखते हुए कहती है, क्या अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अर्नव समझ जाता है कि माया के कहने के क्या मतलब था। उसका मन तो कर रहा था कि वो माया को बीच सड़क पर उतारकर आगे बढ़ जाए, लेकिन वो किसी लड़की को इस तरह रात में अकेले नहीं छोड़ सकता था। अर्नव सोचता है कि जैसे ही वो क्राउडेड एरिया में आ जाएगा, वो माया को अपनी कार से उतार देगा। ये सोचकर अर्नव माया से कुछ नहीं कहता और अपने कार की स्पीड बढ़ा देता है। ये देखकर माया अर्नव के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहती है, तो हम कहाँ जा रहे हैं। माया के छूते ही अर्नव को गुस्सा आने लगता है और वो बहुत स्ट्रिक्टली माया से कहता है, अपना हाथ हटाओ। अर्नव माया को छूना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो माया से खुद ही उसका हाथ हटाने के लिए कहता है। माया अर्नव की बात को इग्नोर करके अपनी उंगली उसके चेहरे से उसके गले तक ले आती है। अब अर्नव अपना सब्र खोने लगा था। वो गुस्से में माया का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे झटक देता है। अर्नव के इस रिएक्शन से माया के चेहरे पर भी गुस्से के भाव आने लगते हैं, लेकिन इस वक्त उसे गुस्से से ज्यादा हैरानी हो रही थी। आज पहली बार हुआ था कि कोई आदमी माया के इतने पास होने पर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। अर्नव को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। ना वो बीच रास्ते में किसी लड़की को अकेले छोड़ सकता था और ना ही उसे अपने साथ आगे ले जा सकता था। माया गुस्से में अर्नव को घूरते हुए अपने मन में कहती है, बस अब बहुत हो गया। ये कहकर वो अपना हाथ फिर से अर्नव की तरफ बढ़ा देती है। माया अर्नव को छूने ही वाली होती है, तभी माया को कुछ एहसास होता है और उसके हाथ अपनी जगह पर रुक जाते हैं। माया के हाथ अपने पास देखकर अर्नव गुस्से में फिर से कहता है, अपना हाथ पीछे करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। माया अर्नव की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, अब उसका ध्यान कहीं और था। कुछ ही पलों में माया का ध्यान टूटता है और वो अर्नव को देखते हुए अपने मन में कहती है, शायद तुम्हारे पास थोड़ा और वक्त बचा है, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। माया के ऐसा सोचते ही अर्नव की कार रुक जाती है। कार के अपने आप रुकने पर अर्नव हैरानी से कहता है, ओह नो, कहीं ये खराब तो नहीं हो गई। अर्नव इतना कह ही पाया था, तभी माया उसकी कार से उतरकर जंगल की तरफ जाने लगती है। अर्नव अब तक परेशान होकर अपनी कार को देख रहा था, लेकिन माया को कार से बाहर जाते देख वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अर्नव खुद से कहता है, कार तो लॉक था, फिर इसने दरवाजा कैसे खोला। अर्नव कार से बाहर निकलकर कुछ कदम माया की तरफ बढ़ता है और उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माया नहीं रुकती और कुछ ही पलों में जंगल के अंदर चली जाती है। अर्नव की नजरों से दूर होने के बाद माया किसी धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। अर्नव उस जंगल की तरफ देखते हुए कहता है, कमाल है, इस लड़की को अपनी जान की भी फिक्र नहीं है। अर्नव को लगता है कि उसके कन्वेंस ना होने की वजह से वो लड़की किसी और की तलाश में वहां से चली गई। अर्नव उस पर ध्यान नहीं देता और फिर से अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इस बार उसकी कार स्टार्ट हो जाती है और अर्नव वहां से अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में अर्नव अपने घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे के अंदर चला जाता है। समायरा अपने कमरे में आंखें बंद करके ध्यान में बैठी थी। जैसे ही अर्नव के कदम उसके घर के अंदर आते हैं, समायरा का ध्यान टूट जाता है और उसकी आंखें एकाएक खुल जाती है। समायरा के चेहरे पर इस वक्त परेशानी साफ देखी जा सकती थी। वो फौरन उठकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है और अगले ही पल बिना नॉक किए अर्नव के कमरे के अंदर आ जाती है। अर्नव इस वक्त अपना यूनिफॉर्म उतार रहा था। समायरा को अचानक से अपने कमरे के अंदर आते देख अर्नव हड़बड़ा जाता है और फौरन अपने यूनिफॉर्म के बटन्स वापस से लगा लेता है। अर्नव नर्वस होकर समायरा से कहता है, समायरा, तुम यहाँ, तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए। समायरा बिना कुछ कहे तेजी से अर्नव की तरफ बढ़ते हुए उसके पास आ जाती है और अर्नव के चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। समायरा को ऐसा करते देख अर्नव अपने कदम पीछे लेते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। समायरा बिना किसी भाव के अर्नव को देखते हुए कहती है, चुपचाप खड़े रहो। समायरा को अर्नव के आसपास एक अलग तरह की डार्क एनर्जी फील हो रही थी, जिसका पता लगाने की कोशिश समायरा कर रही थी। लेकिन कुछ देर पहले हुए इंसिडेंट की वजह से अर्नव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। समायरा को देखकर उसे माया की हरकतें याद आ रही थी। समायरा अर्नव के करीब जाकर फिर से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है।
अर्नव अब काफी नर्वस हो जाता है और अपने बेड पर चढ़कर बैग की दूसरी तरफ चला जाता है और कहता है, देखो समायरा, तुम मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रही हो। अभी तुम अपने रूम में जाओ, हाँ हम का कल बात करते हैं। समायरा उस एनर्जी की वजह से पहले ही काफी परेशान थी, उसके ऊपर से अर्नव की ऐसी हरकतें उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। समायरा गुस्से में अर्नव से कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? अर्नव भी चिढ़ते हुए कहता है, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम ये ठीक नहीं कर रही। समायरा को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त अर्नव के दिमाग में क्या चल रहा है। वो गुस्से में अर्नव को घूरने लगती है। समायरा के ऐसे करने से अर्नव को एहसास होता है कि वो अपनी जगह पर जम गया है। वो चाहकर भी अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा था। अर्नव समझ जाता है कि उसके साथ ही समायरा ने ही किया है। समायरा फिर से अर्नव के पास आ जाती है। समायरा के पास आने पर अर्नव अब और भी ज्यादा नर्वस होने लगता है। वो समायरा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, समायरा देखो, ये सब ठीक नहीं है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। मैंने तो तुम्हें अब तक अपनी मम्मी से भी नहीं मिलाया है। वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? समायरा अर्नव की बात को इग्नोर करते हुए उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाती है और ठीक उसी जगह पर अपना हाथ रखती है जहां माया ने अर्नव को छुआ था। अर्नव के चेहरे पर हाथ रखते ही समायरा की आंखें बंद हो जाती है और उसके चेहरे पर शिकन आने लगता है। समायरा उस एनर्जी को पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी। उसके हाथ अपने आप अर्नव के चेहरे से उसकी गर्दन तक आ जाते हैं जहां तक माया ने अर्नव को छुआ था। अर्नव हंसते हुए समायरा से कहता है, समायरा तुम क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। अर्नव की बात सुनकर समायरा का ध्यान टूटता है और वो अर्नव के सीने पर मारकर उसे धक्का देते हुए गुस्से में कहती है, अभी तुम किससे मिलकर आ रही हो? समायरा के ऐसा करने पर अर्नव कुछ कदम पीछे चला जाता है और अब वो फ्री हो गया था। समायरा के सवाल और उसके गुस्से को देखकर अर्नव को माया की याद आती है। अर्नव समायरा को डर से देखते हुए कहता है, क्या समायरा को पता चल गया कि कुछ देर पहले मैं एक लड़की से मिला था? अर्नव को कुछ न कहते देख समायरा अपने सवाल पर जोर देते हुए कहती है, मैंने पूछा तुम किससे मिलकर आ रहे हो? अर्नव मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, देखो समायरा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। सच में मैंने कुछ नहीं किया। समायरा चिढ़कर कहती है, मुझे ठीक से बताओ। समायरा के कहने पर अर्नव उसे कुछ देर पहले हुई सारी बातें बता देता है। जैसे जैसे अर्नव समायरा से वो बातें कह रहा था, समायरा की आंखों का दर बढ़ता जा रहा था। अर्नव की बात पूरी होते ही समायरा खुद से कहती है, इसका मतलब वो अर्नव तक पहुंच गई है, अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए समायरा बड़ी तेजी से अर्नव के कमरे से बाहर चली जाती है। अर्नव को समायरा का बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो कंफ्यूज होकर खुद से कहता है, आज समायरा को क्या हो गया है? पहले तो कभी उसने ऐसा बिहेव नहीं किया। क्या आज मैं कुछ ज्यादा ही चार्मिंग लग रहा हूँ? ये कहकर अर्नव मिरर की तरफ हैरानी से देखने लगता है। इधर युवराज सुहानी को लेकर अपने घर आ जाता है। निशा और विवेक भी उन दोनों के साथ ही दीवान विला आ जाते हैं। सब अब काफी थक चुके थे, इसलिए वो डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुहानी के कहने पर विवेक उस डायरी के बैकअप रेडी करने में लग जाता है। सुहानी अपने बेडरूम में बेड पर टेककर बैठी थी और आज हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि उसके जाने के बाद विक्रम और अभिज्ञान के बीच क्या हुआ होगा। वो एक और बार अभिज्ञान से मिलना चाहती थी ताकि वो उसे थैंक्स कह सके। सुहानी यही सब सोच रही थी तभी युवराज शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। युवराज के बाल अभी भी भीगे हुए थे जो उसके माथे पर आ रहे थे। वो इस वक्त काफी हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर सुहानी कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर बस उसमें ही खो जाती है। ये देखकर युवराज के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और वो सुहानी के पास आकर बैठ जाता है। युवराज सुहानी के चेहरे के सामने अपना हाथ लाकर एक चुटकी बजा देता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। युवराज पास में रखी मेडिसिन निकालता है और पानी के ग्लास के साथ उसे सुहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पहले ये मेडिसिन खा लो, फिर आराम से जब तक चाहो तुम मुझे देख सकती हो। सुहानी युवराज को हैरानी से घूरते हुए अपने मन में कहती है, इनकी याददाश्त फिर से चली गई क्या? ये मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं? युवराज कहता है, मैंने कहा ना, इसे खा लो फिर आराम से पूरी रात तुम मुझे देख सकती हो। मैं लाइट्स ऑफ नहीं करूंगा। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी चिढ़ते हुए उससे कहती है, मुझे नहीं देखना है आपको। आपसे बेहतर तो मेरे डरावने सपने हैं।
ये कहकर सुहानी युवराज के हाथ से वो मेडिसिन लेकर खा लेती है। इसके बाद युवराज बैठ के अपने साइड पर आ जाता है और तभी उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। युवराज सुहानी की तरफ बढ़कर उसके गाल पर एक किस करके कहता है, गुड नाइट। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है। सुहानी अपनी आंखें फाड़कर सामने दीवार को ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ जो भी हुआ वो सच था या उसका कोई इमेजिनेशन। युवराज को सुहानी की हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करता है और बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब सुहानी की नज़र दीवार से युवराज पर जाती है और वो युवराज को फिर से घूरने लगती है। युवराज अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, क्या तुम सच में पूरी रात मुझे ही देखने वाली हो? युवराज के इस सवाल से सुहानी चिढ़ जाती है और गुस्से में उस रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है। इधर विक्रम राठौर अपने कमरे में लाइट्स ऑफ किए हुए रेस्टिंग चेयर पर बैठा था। उसका दायां हाथ उसके चेहरे के ठीक सामने था, जो बुरी तरह से झुलसा हुआ था। विक्रम इस वक्त बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उसकी नज़र उनके झुलसे हुए हाथ पर थी और उसकी आंखों में सामने कुछ विजुअल्स आ रहे थे। विक्रम देखता है कि वो, सुहानी और अभिज्ञान जंगल में खड़े हैं और अभिज्ञान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। इसके बाद वो देखता है कि सुहानी जा चुकी थी। वो और अभिज्ञान एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। इसके बाद विक्रम की आंखों के सामने एक सीन चलने लगता है। विक्रम उसी जंगल में अकेले खड़ा था, जहां कुछ देर पहले सुहानी और अभिज्ञान भी थे। उसके चेहरे के सामने उसकी बंद मुट्ठी थी, जिसे वो जंग जीतने वाली मुस्कान के साथ देख रहा था। विक्रम अपनी मुट्ठी को देखते हुए कहता है, मैं सिर्फ एक मजबूरी की वजह से इस शरीर में हूँ, वरना मैं एक महान तांत्रिक हूँ। तुझे क्या लगा कि तू मेरे सामने से सुहानी को ले जाएगा और मैं बस देखता रहूंगा? सुहानी सिर्फ मेरी है और तू क्या युवराज भी मुझे उससे दूर नहीं कर सकता। विक्रम के ऐसा कहते ही उसके चेहरे की वो स्माइल गायब हो जाती है और उसकी जगह परेशानी आने लगती है। अब विक्रम के हाथ कांपने लगते हैं। विक्रम घबराहट के साथ कहता है, ये क्या हो रहा है? अगले ही पल विक्रम हवा में उठकर बड़ी तेजी से पीछे की तरफ जाता है और एक बड़े से पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही विक्रम की नज़र उसकी मुट्ठी पर जाती है, जो अब खुल चुकी थी और उसका हाथ बुरी तरह से झुलस गया था। ये सोचते हुए विक्रम अपने प्रेजेंट में आ जाता है। अब भी उसकी नज़र उसकी हथेली पर ही थी। विक्रम अपना हाथ हटाते हुए खुद से कहता है, सुहानी रात को उसके साथ जंगल में क्यों घूम रही थी? क्या वो जानती है कि जिसके साथ वो जंगल में थी वो क्या चीज़ है? कुछ सोचते हुए विक्रम आगे कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि सुहानी को उसके बारे में कुछ पता होगा, वरना वो कभी उसके साथ नहीं होती। मुझे कुछ तो करना होगा, मैं उसे सुहानी को खुद से छीनने नहीं दे सकता। वो तो ये भी नहीं जानती कि उसके सर पर अब कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है।